ऑलराइट सो इस लेक्चर में हम जो हमारा यूनिट नंबर 11 जो हम कर रहे थे उसका बकिया हिस्सा करेंगे। और हम बुनियादी तौर पर इस लेक्चर में जो प्लानिटरी मोशन है उसकी उसकी कुछ डिटेल्स जो है वो जानने की हम कोशिश करेंगे और कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, राइट। और जब हम बेसिकली प्लानिटरी मोशन को डिस्कस करेंगे तो हमारा हमें जो है वो जो मशहूर कैप्टर्स लॉ हैं वो हम जो है एक तरीके से रिवाइव करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने पहले से जो इसके कैप्टर्स लॉ अगर आपने पढ़े हुए हैं या देखे हुए हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और अगर कभी नहीं देखे हुए थे तो आज आप जो है वो इनको देख लेंगे। आपको याद होगा कि पिछली क्लासेस में हमने ये जो क्वेश्चन 8.38 है वो हमने कुछ इस तरीके से करके देखी थी। आज हम इसको जो है सॉल्व करना सीखेंगे। और ये याद रखिएगा कि जो हम सॉल्व करना सीख रहे हैं कि बहुत शुरू में मतलब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने का तरीका है वो बहुत जनरल है। और ये मुख्तलिफ जगहों पे काम आएगा। इवन स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स में भी बाज़ दफ़ा इस तरह की जो इक्वेशंस हैं वो आ जाती हैं, वो मतलब कैलकुलेट करने को हमारे सामने आ जाती हैं। और यही इंटीग्रल जो है वो हमारे सामने आता है, उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो ये आपको पता है कि पेजेस मैंने बुक से लिए हुए हैं। तो मैंने इसकी अपनी जो है कैलकुलेशन अलग की है और वो मैंने पीछे इसके अलहदा से पेजेस लगा दिए। तो ये सारी जो कैलकुलेशन यहाँ पर की हुई कई स्टेप्स छोड़े हुए हैं वो फिर मैंने खुद से करके इसके अलहदा से पेजेस लगा दिए हैं। हम बेसिकली हम वहाँ पर चलते हैं। और बाकी आप जो मेरे नोट्स हैं वो भी देख लीजिएगा, लेकिन साथ साथ मैं आपको इंकरेज करूँगा और पहले रिकमेंड करूँगा कि ये किताब में जो कुछ लिखा हुआ है इसको भी आप जो है वो ज़रूर पढ़िएगा। हो सकता है कोई चीज़ मैं लिखने से रह गई हो तो वो आपको उसको पढ़ने से वो कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है, लेट्स सी। ओके, तो देखिए ये इंटीग्रल है हमारे पास के थीटा द फंक्शन ऑफ आर इक्वल्स टू एल ओवर आर स्क्वायर डी आर और स्क्वायर रूट टू म्यू ई प्लस के ओवर आर माइनस एल स्क्वायर ओवर टू म्यू आर स्क्वायर। याद रखिए कि यहाँ पर हम जो पोटेंशियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिकली के ओवर आर का है, राइट। यानी कि हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ को जो है वो हम कर रहे हैं डिस्कशन। आपको मालूम है जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका यानी कि नेगेटिव ग्रेडियंट लेंगे तो आपके पास इन्वर्स स्क्वायर लॉ आ जाएगा। ओके, तो इस तरह के इंटीग्रल्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो वो ज़रा देखिए। देखिए हम क्या करेंगे कि हमें बेसिकली चेंज ऑफ वेरिएबल करना पड़ेगा। हमने कहा कि फर्स्ट करें u इज इक्वल्स टू 1/r। तो जब मैं इसका डी यू लूँगा तो वो बेसिकली बराबर होगा -1/r²dr। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ जो है वो एक नेगेटिव साइन के साथ वो डी यू के बराबर हो जाएगी। और जहाँ जहाँ 1/r लिखा हुआ है वहाँ हम उसको u से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इस वजह से ये माइनस साइन आ गया जो कि यहाँ से आ रहा है और 1/r² डी यू आ गया। एल अपनी जगह पर रहेगा, एल जो एंगुलर मोमेंटम लिखी हुई है वो अपनी जगह पर रहेगी, वो तो कहीं नहीं जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने टू न्यू के अंदर मल्टीप्लाई किया तो टू न्यू ई और 1/r था तो ये टू न्यू के टाइम्स यू हो गया और माइनस ये अंदर गया टू न्यू कैंसिल हो गया तो माइनस एल स्क्वायर टाइम्स यू बचा। ठीक है, 1/r² था तो वो यू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये इंटीग्रल ऐसे आ गया। अच्छा, अब ये जो हमारे पास इंटीग्रल है, अच्छा इसमें एक चीज़ हमें और करनी है और वो ये कि ये जो एल ऊपर लिखा हुआ था हम उसको नीचे लेकर आए। और चूँकि ये स्क्वायर रूट के अंदर जा रहा है तो ये सिंपल 1/l से तो नहीं जाएगा बल्कि एल स्क्वायर से जाएगा। ठीक है, तो ये अंदर गया तो ये पूरी चीज़ टू न्यू टाइम्स ई ओवर एल स्क्वायर हो गई। एल स्क्वायर यहाँ पर भी आ गया और यहाँ जो एल स्क्वायर था वो गायब हो गया तो ये ठीक है। अच्छा, अब ये एक किस्म का इंटीग्रल या स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया है। और आप जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स किताब हैं जो उसके पीछे अपेंडिसेस दिए हुए हैं और उन्होंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास डी एक्स होगा स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी हो तो वो बराबर होता है -1/√- ए साइन इनवर्स ऑफ 2ax प्लस बी
4 AC प्लस सम कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं कि इक्वेशन 2 में ए बी सी क्या है। तो अगर हम इसको आइडेंटिफाई करें तो ए जो, क्योंकि ये बेसिक कोएफिशिएंट्स हैं, तो ए जो है -1 है, बी जो है वो हमारे पास, अगर हम इसके साथ देखते जाएँ तो ए, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट जो ए का वो बेसिकली यू का कोएफिशिएंट ए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ। अच्छा, राइट जी, ये यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलती करके ये 1/r² है। ठीक है, तो ये यू स्क्वायर होना चाहिए, तो मैंने नहीं लिखा था, ये भी मैं एकदम चौंका ये क्या हुआ। तो ये यू स्क्वायर है। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ एक्स स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर एक्स हमारे पास यू है। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें, ए इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू 2μk/L², और सी जो है वो 2μe/L² हो गया। ठीक है, और हम इस फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ हमें ए बी और सी दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर हम ये लिख देंगे, और एक्स की जगह पे हम यू लिख देंगे। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि थीटा 1/u, क्योंकि आप देखें कि यहाँ पर -1 बाहर लगा हुआ है, और ये हमारे पास -a है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ऑल राइट। और साइन इनवर्स, और ये ए चूँकि माइनस में है, तो ये सारा नेगेटिव साइन यहाँ आ गया, और बी की जगह में रख दिया। ठीक है, ये जस्ट सब्स्टिट्यूशन है, और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से आ जाएगा। और ये जो माइनस साइन है दिस वन, ये माइनस साइन कंपनसेट हो जाएगा इस माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो ये सारे जो साइंस हैं वो हमारे दुरुस्त हो गए। अब सिर्फ हमें अलजबरा करना है। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गई है, हम ये यू में लिखी हुई है, तो बेहतर है कि हम उसको दोबारा आर में लिख दें, क्योंकि हमें जो इक्वेशन आगे चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ आर चाहिए। तो लेट्स राइट इट इन टर्म्स ऑफ आर। तो जहाँ यू था वहाँ पर जो है दोबारा से हम 1/r हम पुट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, एक काम हम और कर रहे हैं, आपको आप जैसे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ साइन इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, साइन इनवर्स का मतलब ये है कि हमें बेसिकली साइन चाहिए, तो अब हमें करना ये होगा कि थीटा, तो एक तो थीटा ये लिखा हुआ है प्लस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को भी हमें उधर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट जो भी प्लस के साथ लिखा हुआ है, ये वहाँ जाएगा। तो ये थीटा, थीटा और नेगेटिव साइन, बेहतर यहाँ है हम इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कांस्टेंट इसमें आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए, एक बात है कि वो हमारे पास -1 हो या +1 हो, हैं तो दोनों कांस्टेंट, तो ये साइन यहाँ पर इतना ज़्यादा जो आप कहें कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। क्योंकि हमें मालूम है कि ये साइन हम एक कांस्टेंट के अंदर हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एनीवे, तो वो ये जो कांस्टेंट का साइन है वो हमारे हाथ में है, वो हम बहुत आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन, यहाँ से जो इक्वेशन 4 है वो लिखी जा सकती है, साइन ऑफ थीटा प्लस कांस्टेंट इक्वल्स टू -2/r प्लस 2μk/L²। ठीक है, और उसको नीचे स्क्वायर रूट में 2μk/L² का होल स्क्वायर प्लस 8μe/L²। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया है, ये जो हमारे पास b² प्लस 4ac था वो लिख दिया। ठीक है, याद रहे कि यहाँ पर बीच में माइनस साइन है, तो क्योंकि a-1 तो प्लस हो गया, तो बाकी जो सिर्फ c की वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है, और c की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, c जो है वो हमारे पास ये है, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, बाकी कुछ नहीं हमने नहीं की, सिर्फ वापस सब्स्टिट्यूशन की है। अच्छा, अभी कांस्टेंट जो है वो अगेन हमारे हाथ में है, हम अपने हाथ में जो है वो 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 हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। लेट्स चूज इट एज -π/2। तो थीटा जो है वो आप नेगेटिव साइन बाय π/2 से रखें, तो आपके पास नेगेटिव cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम आगे जाके इक्वेशन बनाएंगे तो वो कुछ ऐसी इक्वेशन बनेंगी कि जिनको हम पहले से जानते हैं। अगर आप एक ऐसी इक्वेशन बना के बैठ जाएँ कि जो बिल्कुल हमारे लिए नई हो, तो उसमें से फिजिक्स निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यही वजह है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास, मैं जब कांस्टेंट को उठा के इधर लेकर आया था, तो अगर यहाँ पे मेरे पास माइनस साइन आ जाता,
उस सूरत में कांस्टेंट में प्लस पाई बाई टू जो है वो यहाँ पे ले लेता, तो यहाँ पे मेरे पास अगेन थीटा माइनस पाई बाई टू आ जाता है, ठीक है। और अगेन जवाब मेरे पास ये आता है। तो इसके लाने का फ़ायदा क्या होगा ये आप अभी देखिएगा कि हम इससे एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जो कि आगे चल के हमारे लिए बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्रिकली वो एक इक्वेशन हमें बहुत कुछ एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगी, ठीक। तो ये इसका मतलब है कि जो साइन थीटा प्लस कांस्टेंट है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस कॉस थीटा से, राइट। तो वो हमने यहाँ पे कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पर जब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा माइनस साइन आया वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म ये जो है वो हमारी प्लस हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई होकर, और ये टर्म जो है वो माइनस में प्लस है तो माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब ये अलजबरा हो रहा है, ज़रा सा हमें ये मैंने किए इसलिए स्टेप्स, क्योंकि अलजबरा है और अक्सर स्टूडेंट इसके अंदर फंस जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, अब हम क्या करें कि ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है इसको हम बेसिकली हम इस तरह करते हैं कि मल्टीप्लाई करें आप इस पूरी इक्वेशन को, राइट। मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, ठीक है। या मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कॉमन निकाला, कॉमन निकाल के मैं इसको नीचे ले गया, या आप अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह समझें कि आपने एल स्क्वायर ओवर टू म्यू के से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन है, इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे यहाँ पे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर लेकर आएंगे तो ये टू लिखा हुआ टू टू कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, म्यू और म्यू क्या आ जाएगा, आर यहाँ लिखा होगा, और ये पूरी चीज़ वन हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अब ये जो चीज़ है वो जब ये टर्म एल स्क्वायर ओवर टू म्यू के अंदर आएगी स्क्वायर रूट के, अब बताए कि अंदर आते वक्त ये ओवरऑल स्क्वायर हो जाएगा, ये एल स्क्वायर है तो फोर हो जाएगा, टू है तो यहाँ फोर आ जाएगा, म्यू है तो म्यू स्क्वायर हो जाएगा, के था तो अंदर जब आया के स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये अंदर जो हमारे पास टर्म है वो ये है, इसके साथ ही जाकर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगी तो आप देखेंगे जब अंदर गई तो इसने इस पूरी चीज़ को वन कर दिया, प्लस जब ये यहाँ आई तो यहाँ एल स्क्वायर था, यहाँ एल पावर फोर है तो एल स्क्वायर बचा, यहाँ म्यू स्क्वायर है, यहाँ म्यू है तो हमारे पास बेसिकली नीचे म्यू स्क्वायर है, ऊपर म्यू है तो यहाँ म्यू आ गया। तो यहाँ के स्क्वायर काटने वाला कुछ नहीं है तो म्यू के स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ एट था, यहाँ नीचे फोर था तो फोर टू एट, तो टू ई एल स्क्वायर ओवर म्यू के स्क्वायर हमारे पास टर्म आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करें कि हम आइडेंटिफाई करें, ओके। हम ये कहें कि लेट अल्फा be defined as L square over mu k, and epsilon is defined as square root 1 plus 2 e L square over mu k square, ठीक है। हमने हमने डिफाइन कर दिया। उससे क्या हुआ कि ये इक्वेशन बहुत सिंप्लीफाई हो गई, यानी ये बन गई cos अल्फा इक्वल्स टू सॉरी ये cos अल्फा नहीं है, इट शुड बी cos थीटा, राइट। cos थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा ओवर r माइनस वन डिवाइड बाय एप्सिलॉन, ठीक है, राइट। ये इक्वेशन इस तरह बन गई, क्यों देखिए एक दफ़ा और देख लीजिए, क्योंकि ये पूरी चीज़ दिस होल थिंग आई एम टेकिंग एज एप्सिलॉन, ठीक है। और ये पूरी चीज़ मैंने ले ली अल्फा, सॉरी अल्फा के बराबर, तो मैंने कहा कि आई एम कॉलिंग दिस होल थिंग एज अल्फा एंड दिस होल थिंग एज एप्सिलॉन। तो cos थीटा इक्वल्स टू अल्फा, राइट। और अच्छा यहाँ पे देखिए आर के साथ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इस टर्म को अल्फा कह रहा हूँ, ये याद रखिएगा, ये एल स्क्वायर ओवर टू म्यू के को मैं अल्फा कह रहा हूँ। तो ये cos थीटा इक्वल्स टू अल्फा ओवर आर माइनस वन ओवर एप्सिलॉन, ठीक है। तो वो हमने यहाँ रख दिया cos थीटा अल्फा ओवर आर माइनस वन ओवर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और वन को मैं इधर ले आया, तो ये अल्फा ओवर आर इक्वल्स टू वन प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा बन गई, ठीक है। ये आपकी जो किताब है मैरियन उसकी 8.41 इक्वेशन है, ठीक है। तो वो एक दो स्टेप में लिया है, तो ये इसकी पूरी जो है वो हमें कैलकुलेशन है। अब ये इक्वेशन जो है वो बहुत ही काम की इक्वेशन है, बिकॉज दैट इक्वेशन इज़ द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक सेक्शन, और कॉनिक सेक्शन से हम जो है वो वाकिफ़ हैं। आपने इवन एफएससी के जो सेकंड ईयर है उसमें आपने हाइपरबोला, पैराबोला,
सर्कल वगैरह सब पड़े हुए हैं। तो आप देखिएगा कि इसी इक्वेशन से वो सारी ज्योमेट्रीज जो हैं कॉनिक सेक्शंस की, वो सब यहाँ से निकल आती हैं। हमें बस थोड़ा सा चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये अल्फा क्या चीज़ हो सकती है, और ये एप्सिलॉन क्या चीज़ हो सकती है, और आर क्या चीज़ है, और थीटा कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, राइट। तो जैसे मैंने अभी कहा कि अल्फा ओवर आर इक्वल्स टू 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक सेक्शंस, राइट। तो याद रखिए ये एप्सिलॉन जो है वो बेसिकली एक्सेंट्रिसिटी है, राइट। अब द कॉनिक सेक्शन हम अभी देखेंगे कि हम एक्सेंट्रिसिटी वगैरह कैसे हम डिफाइन करते हैं। और टू अल्फा, यानी कि अल्फा अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज कॉल्ड as as the latest rectum of the orbit। ठीक है। अच्छा, मैंने ये जो मेरे नोट्स हैं इनके आगे मैंने एक अपेंडिक्स भी ऐड कर दिया है, और वो अपेंडिक्स मैंने जो हमारी किताब है चाओ वहाँ से लिया हुआ है। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी, एक्सेंट्रिसिटी और जो दूसरे कॉनिक सेक्शन की जो चीज़ें हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं वो आप वहाँ से दोबारा जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। वो सारी इसने हाइपरबोला के बारे में जो हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके उसकी इक्वेशन ड्राइव करना, पैराबोला, एलिप्सिस, सर्कल, ये सारी चीज़ें उसने एक तरीके से डिस्कस की हैं। तो आप बहुत क्विकली इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम ये जल्दी से देखें कि देखिए अगर हम ये एक लाइन बनाएं, ठीक है, और एक ये फर्ज करें कि ये आर प्राइम, ये एक लाइन, और दूसरी हमने ये आप देखें कि एक और लाइन बनाई है, लेकिन ये सॉलिड लाइन नहीं है, डैश लाइन है। ठीक है। और इसका यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक का फासला आर प्राइम है, और यहाँ से यहाँ तक का फासला ये आर है। ये एक फोकस है। ठीक है। एक दूसरा फोकस भी हो सकता है। तो और ये वो उसकी जो है आई मीन डायरेक्ट्रिक्स की को हमने शो किया है। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अपेंडिक्स के अंदर हमने जो कवर की हैं, प्लीज़ आप देखिए। तो याद रखें कि जो सर्कल होता है उसकी एक्सेंट्रिसिटी जो है वो ज़ीरो होती है। देखिए ये जो वर्ड एक्सेंट्रिसिटी है ना, ये बेसिकली मतलब इंग्लिश में हम कोई आदमी थोड़ा सा नॉर्मल से हट के काम करे, यानी कि जैसे हम कहें कि ये आदमी बहुत क्रेजी है, या मतलब मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ कि हम इससे पागल सा वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं, तो हम इसको एक्सेंट्रिक कहते हैं। एक्सेंट्रिक से मुराद ये होती है कि वो नॉर्मल से हटा हुआ है। तो सर्कल में चूंकि ये एक ही सेंटर है, राइट, तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी यानी कि इसकी जो फिक्सापन जो है वो ज़ीरो है। लेकिन लेकिन जो एलिप्सिस होते हैं, एलिप्सिस में आपको पता है कि दो सर्कल्स होते हैं। एक ये दो दो फोकस होते हैं। आपको याद होगा अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हों, तो अगर ये एलिप्स है तो एक फोकस उसका यहाँ होता है और एक फोकस यहाँ होता है। ठीक है। तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी जो है 1 और 0 के दरमियान होती है। ठीक है। सर्कल के अंदर चूंकि दो फोकस नहीं है, एक एक सेंट्रल फोकस है, जो उसके सेंटर है वो इसका फोकस है, उसकी एक्सेंट्रिसिटी 0 है। एलिप्स की जो एक्सेंट्रिसिटी होती है वो 0 और 1 के दरमियान होती है। ठीक है। जो पैराबोला होता है उसकी एक्सेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 1 होती है। ठीक है। और जो हाइपरबोला होता है उसकी एक्सेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह के कर्व हमारे पास बनते हैं। ठीक है। कि हमने क्विकली थोड़ा सा रिवाइज किया क्योंकि आगे जाके ये चीज़ें हमारे काम आ रही हैं। तो आप देखें कि यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के ऑर्बिट्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। देखिए अगर हम सर्कल की बात करें तो ये वो ऑर्बिट है कि जिसमें के जो सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेंटर में बैठी हुई है, और जो प्लैनेट या जो भी चीज़ है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम एलिप्स में जाएं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी एक बाउंडेड ऑर्बिट है, क्लोज ऑर्बिट है, और जिसमें फोकस जो है यानी कि जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे सूरज है, वो या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। ये इसके दो फोकस है ना, तो किसी एक फोकस पे होगा ये। ठीक है। और जो प्लैनेट है वो फिर इस तरह इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूम रहा होगा। दूसरी चीज़ हमारे पास जो हो सकती है वो ये है कि वो ऑर्बिट है वो इलिप्स ना हो बल्कि पैराबोला हो। तो उस सूरत में आप ये देखें कि ये एक प्लैनेट है जो कहीं से आ रहा है और वो यहाँ तक आता है।
इतना वो इसके इतना करीब जा सकता है, इससे ज़्यादा करीब नहीं जा सकता, और उसके बाद वो वापस चला जाता है। और यही मोरलेस केस है इसके लिए, ये जो है हमें हाइपरबोला के लिए। बस फ़र्क ये है कि इसके और ऑर्बिट ज़्यादा जो है वो दूर होंगे, यानी कि वो और ज़्यादा खुले हुए होंगे, राइट, इसके मुकाबले में, राइट। अच्छा, अब ये कैसे पता किया जाए कि अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये जो इस तरह के जो ऑर्बिट्स हैं हमारे पास, पैराबोला या हाइपरबोला टाइप के, ये एक किस्म की स्कैटरिंग को भी जाहिर कर रहे हैं, ये ख्याल रखिएगा। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई हैवी न्यूक्लियस बैठा हुआ, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया, वो यहाँ गया, और यहाँ से और वो इस तरीके से घूम के निकल गया, राइट। तो ये इस तरह की चीज़ों को भी हम सोच सकते हैं। और बाकी ये कि एक कॉमेट है, या कोई और या कोई और जो एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट है जो कि आई, और फर्ज करें या ज़मीन भी हो सकती है, या कोई या फॉर एग्जांपल हमारा सूरज है, वो यहाँ पर आई, लेकिन वो एक क्लोज ऑर्बिट नहीं बना रही, वो बस यहाँ पर आई और फिर आगे उसका मोशन की डायरेक्शन चेंज हुई और वो फिर दोबारा इन्फिनिटी की तरफ चली गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, और फिर ये जो इस तरह की मैंने कमेंट लिखा है कि ये क्वेश्चन 7 जो है वो कब मिनिमम होगी और कब मैक्सिमम होगी, इसको हम अभी और आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो हमारे पास क्वेश्चन लिखी हुई थी, इसको मैंने दोबारा से लिख लिया। यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन लिखी थी, अल्फा ओवर आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा, राइट। यही ये क्वेश्चन लिखी हुई थी ना हमारे पास। अब इसको सिर्फ हमने रीअरेंज किया है, यानी कि मैं अगर आर को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ और ये कोई चीज़ नीचे आ जाए, तो ये आर इक्वल्स टू अल्फा ओवर वन वन प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब अगर फर्ज करें, आपको मालूम है कि कॉस थीटा बेसिकली नीचे की तरफ है, और चूंकि याद रहे कि अल्फा और एप्सिलॉन जो है वो कांस्टेंट हैं, तो जो आर अगर चेंज होगा तो बेसिकली थीटा की वजह से चेंज होगा। तो अगर मैं थीटा को जीरो रख दूं तो ये कॉस की मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो जब ये मैक्सिमम वैल्यू होगी तो हमारे पास अल्फा ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आर की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, यानी कि जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि जब कॉस थीटा मैक्सिमम हो रहा है तो आर मिन आ रहा है, ठीक है। तो इसको टेक्निकली तौर पे हम इसको कहते हैं पेरी सेंटर कहलाता है, राइट। ये वर्ड जो है ना, पेरी, याद रखिएगा। ये ये कहलाता है कि जब डिस्टेंस कम से कम हो, ठीक है। ऑन दी अदर एंड जब कॉस थीटा जो है मिनिमम हो जाए, यानी कि थीटा की वैल्यू पाई हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर यह माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही है, देखिए 1 प्लस एप्सिलॉन, तो ये बड़ी चीज़ से आप अल्फा को डिवाइड कर रहे हैं तो छोटी चीज़ आएगी, आर में आएगा। और जब ये 1 माइनस एप्सिलॉन हो गया, तो अब ये चूंकि डिनोमिनेटर छोटा हो गया, राइट, तो अल्फा डिवाइड बाय स्मॉलर डिनोमिनेटर, तो आर मैक्स आ जाएगा। तो हम उसको एपोसेंटर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आर मिन, यानी कि जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कह लें तो वो है पेरी सेंटर है, और जब वो मैक्सिमम दूर जा सकता है तो हम उसको एपोसेंटर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पेरी सेंटर और ये हो गया एपोसेंटर। और इन जनरल जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, हम उनको एप्साइड्स कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जो हमने यहाँ पे देखा है, अब ये सर्कल है, इसमें तो बेसिकली एक ही मतलब इसमें टर्निंग पॉइंट हर पॉइंट पे टर्न हो रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ इतना डिफाइन नहीं होगी। लेकिन अगर हम एलिप्स की बात करें तो ये दोनों जो हैं वो बेसिकली एप्साइड्स हैं, राइट। कि यहाँ पर जो मोशन टर्न हो रहा है, जबकि जो हाइपरबोला और पैराबोला है, इसमें आप देखें कि एक ही एपिसाइड है कि यहाँ आके जो उसका मोशन है इस प्लैनेट का, वो चेंज हो जाता है। वो एक तरह से इस डायरेक्शन में जा रहा था, राइट, लेकिन यहाँ से अट्रैक्शन हुई और वो अट्रैक्शन होकर वो दूसरी डायरेक्शन में निकल गया। तो ये कुछ वो है, हमें टर्मिनोलॉजी है, आप याद रखिएगा। आपको आप में से किसी ने अगर आगे कोई एस्ट्रोफिजिक्स या इस तरह की सैटेलाइट कम्युनिकेशन या ऐसी चीज़ें पढ़ी तो वो आपके काम आएगी। अच्छा, इसी तरह अब देखें कि हमारे ज़मीन के लिहाज से जो दो तरह के जो मोशन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, एक तो ये कि अगर हम सोलर सिस्टम में हैं तो जो मोशन ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन, और दूसरा मोशन ये हो सकता है कि ज़मीन के गिर्द जो मोशन हो रहा है, मिसाल के तौर पर चांद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है,
या और दूसरे हमारे जो जो मतलब सैटेलाइट्स हैं वो ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं, मतलब जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह। तो उनके लिए भी यही जो हमने अभी टर्मिनोलॉजी पढ़ी पेरी सेंटर और एपी सेंटर की, उसी से मिलती जुलती जो वो है टर्मिनोलॉजी इस तरह इस्तेमाल होती है कि करस्पॉन्डिंग टर्म फॉर मोशन अबाउट द सन। ठीक है, अगर फर्ज करें कि हम ये माने कि ये मोशन जो है वो किस्म का जो एलिप्टिकल मोशन है, जो कि मैंने यहाँ पे जो बना भी दिया है। तो फर्ज करें सन यहाँ मौजूद है, मैं इसको दूसरे कलर में बना ले लूँ तो अच्छा है, ताकि आपको दिखाई दे सके। ठीक है, तो देखिए अगर फर्ज करें सन यहाँ मौजूद है और कोई और प्लानट अर्थ हो या कोई भी प्लानट हो वो फर्ज करें यहाँ मौजूद है, तो जो उसका सन से करीब तरीन फासला होगा वो कहलाएगा पेरी हेलन। अगेन देखिए वर्ड पेरी करीब का है, हेलन हेलन कहते हैं सन को, राइट। तो पेरी हेलन एंड एपी हेलन, राइट। एप हेलन जो है वो मैक्सिमम फासला है, राइट। मैक्सिमम फासला जो है सन से वो है एपी हेलन है, राइट। राइट, ये इसको हम कहते हैं एपी हेलन। और जो मिनिमम फासला है वो कहलाता है पेरी हेलन, राइट। तो जब सूरज ज़मीन यहाँ पहुँचेगी तो हम कहेंगे कि वो अपनी पेरी हेलन पे है, और जब ज़मीन यहाँ पहुँच जाएगी तो वो एपी हेलन पे है, राइट। तो ये ज़रा टर्म्स याद रखिएगा, ये आइंदा जब हम कैप्लर्स लॉ वगैरह जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि स्पीड ऑफ द अर्थ या जो भी प्लानट है वो यहाँ पर तेज़ होती है और यहाँ पे बहुत स्लो हो जाती है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ये मान लें कि यहाँ बजाय सन के अगर फर्स्ट करें अर्थ हो, ठीक है, अगर हम अर्थ के रेफरेंस से देख रहे हैं तो जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं, यानी कि जो मिनिमम फासला है अर्थ से किसी सैटेलाइट का मून का इन एन ऑर्बिट, वो कहलाएगा पेरी जी कहलाएगा। अगेन देखिए ये वर्ड जो है जो इस लफ्ज़ के आगे लग रहा है, तो ये पेरी वही है कि जो कम से कम डिस्टेंस को ज़ाहिर कर रहा है, और जी बेसिकली जियो यानी कि अर्थ से निकला है। इसी तरह एपोजी जो उसका मैक्सिमम फासला है मून का या सैटेलाइट का अर्थ से, वो कहलाएगा एपोजी। तो ये टर्मिनोलॉजी है, ये आप याद रखिएगा। ये मतलब जब सैटेलाइट्स वगैरह जब हम जब शूट करते हैं स्पेस में, तो उसमें इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जो जब अगर आप वर्ड एपोजी या पेरिजी सुन रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई अर्थ बाउंड सैटेलाइट है, राइट। कि ये अर्थ के अबाउट मूव कर रहा है। और अगर आप एपी हेलन और पेरी हेलन की बात कर रहे हैं तो ये वो मोशन है जो कि अबाउट सन है, राइट। और इन जनरल अगर आप बात करेंगे तो वो पेरी सेंटर और एपी सेंटर कहलाता है। ठीक है, कि आप कायनात में कहीं हों, फॉर एग्जांपल कि एक ब्लैक होल है और ब्लैक होल के अबाउट कोई स्टार अगर मूव कर रहा है तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ऑल राइट, सो हम फर्दर हम और इसमें जाते हैं कि देखिए अब ये जो हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें क्या बताएगी। अगर फर्ज करें एक्सेंट्रिसिटी किसी ऑर्बिट की ग्रेटर देन वन हो, और आप याद रखें कि एक्सेंट्रिसिटी डिफाइन हमने किया है कि स्क्वायर रूट 1 + 2 E L² /μ k²। ठीक है, अगर E ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, राइट, यानी कि E की वैल्यू बड़ी है, देखिए 1+, ठीक है, क्योंकि देखिए इसके अंदर एल स्क्वायर है तो ये मतलब एंगुलर मोमेंटम नेगेटिव नहीं हो सकती, उसका मैग्नीट्यूड है। के को स्क्वायर लिया हुआ है तो के भी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, और म्यू तो है ही रिड्यूस मैस है। तो एल के और म्यू ये चूंकि नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। अगर कोई चीज़ नेगेटिव हो सकती है वो ई है, क्योंकि आपको पता है कि टोटल एनर्जी ई जो है वो माइनस हो सकती है, तो हमने पहले देखा था वैसे। और वो माइनस जो हो सकती है वो बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है। वरना हमें पता है ई बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा हमेशा प्लस होती है क्योंकि इसमें हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी चूँकि वो हमारे हाथ में है कि हम जो है उसका ओरिजिन कहाँ से ले रहे हैं, हम कहाँ पे इन्फिनिटी रख के हम पोटेंशियल को ज़ीरो ले रहे हैं। तो बाज़ दफ़ा तो चूँकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है तो वहाँ हमारे पास ई नेगेटिव आ जाता है, जहाँ ई नेगेटिव आने का मतलब ये होता है कि वो ऑर्बिट जो है वो बेसिकली क्लोज ऑर्बिट है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, ठीक है। बहरहाल तो अब
अब अगर फर्ज करें ई भी ग्रेटर देन जीरो हो, ई पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ऑर्बिट होगा वो हाइपरबोला होगा। और आपको याद है हमने ये बात देखी भी थी कि हाइपरबोला टाइप के जो वो हैं ऑर्बिट्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर ऊपर ओपन ऑर्बिट्स हैं कि एक प्लैनेट इन्फिनिटी से आया, घुमा, निकल गया। ऑन दी अदर एंड अगर फर्ज करें कि हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी वन हो जाए, तो वो वन कब हो सकती है? उसी सूरत में हो सकती है कि जब टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट जो है वो समहाउ जीरो हो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली बराबर हो उसके जो जो ऑर्बिट के अंदर वो है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, पार्टिकल कह लें या प्लैनेट कह रहे हैं। तो उसी सूरत में एप्सिलॉन चूंकि वन हो जाएगा, तो वो जो ऑर्बिट होगा वो कैसा होगा? पैराबोला होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर ई जो है वो वन और जीरो के दरमियान है, तो वो कब हो सकता है? कि जब एनर्जी जो है वो मिनिमम और जीरो के दरमियान है, ठीक है ना? तो अगर ऐसा होगा तो हमारे पास जो जो ऑर्बिट आएगा वो इलिप्टिकल होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर ये एक्सेंट्रिसिटी जीरो हो जाए, यानी कि ये पूरी चीज़ जो है, यानी कि पूरी चीज़ वन के बराबर हो जाए, फिर विद नेगेटिव साइन, और ये उस वक्त होगा जब ई मिनिमम के बराबर हो जाए। ठीक है, आपके दिमाग में वो जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी अगर रहे, तो आपको याद रहेगा जो जो हमारे पास मिनिमम एनर्जी होती थी वो यहाँ होती थी, अगर आर और जो हम ई के दरमियान बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये बी मिनिमम होता था। ठीक है, तो वो हो गई नेगेटिव, तो ये पूरी चीज़ जो है वो माइनस साइन के साथ आ जाएगी, तो वन माइनस वन जो है वो तो जीरो हो जाएगा, तो वहाँ इसी तरह में एक्सेंट्रिसिटी जीरो होगी, तो वो जो ऑर्बिट होगा वो सर्कुलर ऑर्बिट होगा। ठीक है, अब ज़रा सा हम चूंकि हमारे पास जो प्लानिटरी जो 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 ऑर्बिट्स हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट एग्जैक्टली कोई भी नहीं है। कोई यानी कि उनके सब के दो दो अनंत फोकस हैं। तो इसलिए हमने इस किताब में जो है वो ज़्यादा बेहतर समझा कि हम अब आगे जो है वो जो भी हम ऑर्बिट बेसिकली कंसिडर करेंगे वो बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स हैं। तो फर्ज करें कि ये हमने एक एलिप्स बनाया है, उसमें दो फोकस हैं, पी और पी प्राइम, और यहाँ से यहाँ तक का फासला अल्फ़ा है। तो अगर हम उसको टू अल्फ़ा समझ लें, तो ये और ये इतना फासला होगा। ये मैं बनाने में थोड़ा सा सारा हो गया है कि तो इतना परफेक्ट फिगर नहीं बनी है, आप किताब में देख सकते हैं। तो ये जो सेंटर, ये फर्ज करेंगे एलिप्स का सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक ए है फासला, राइट, और ये इतना फासला बी है। तो ये आपको पता है कि टू टाइम्स ए कर लें कि ए प्लस ए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? मेजर एक्सेस आ जाएगी। और जो टू बी, एक डिस्टेंस ये होगा, इसी तरह के का एक डिस्टेंस ये होगा, तो बी और बी यहाँ से, तो वो मिलके हमें क्या दे देंगे? माइनर एक्सेस दे देंगे। ठीक है, और देखिए ये एलिप्स अगर इस तरह बन जाए, फर्ज करें, ठीक है, अगर ये एलिप्स इस तरह बने तो फिर बी जो है वो मेजर एक्सेस हो जाएगी, यानी कि टू बी मेजर एक्सेस हो जाएगी, राइट, इस तरीके से। और जो टू ए जो होगा वो माइनर एक्सेस हो जाएगी। तो ये एलिप्स के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। हमने ये जो बनाया हुआ एलिप्स, उसमें ए जो है वो मेजर एक्सेस है और बी माइनर एक्सेस है। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। कॉनिक सेक्शंस में आप ये बात प्रूफ कर सकते हैं। देखिए मैं इसमें इसके प्रूफ में नहीं जाऊंगा। बहरहाल ये इन प्रिंसिपल जो आप प्रूफ कर सकते हैं कि जो हमारा मेजर एक्सिस है ए, वो लिखा जा सकता है अल्फा ओवर वन माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। और मैंने आपको बता दिया है इससे पहले भी कि ये जो टू अल्फा जो है वो बेसिकली क्या है? लेटिस वेक्टर है, लेटिस वेक्टर। और वैसे आप ज्योमेट्रिकली देखें तो अल्फा जो है वो जो फासला है। तो इस तरह की चीज़ें आपको जो अपेंडिक्स मैंने ऐड किया है नोट्स के साथ, वो आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि देखिए अल्फ़ा को की जगह पे हमने वैल्यू डाल दी। देखिए हम करना क्या चाह रहे हैं? हम अ, जो 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 इंफॉर्मेशन हम बेसिकली कॉनिक सेक्शन के बारे में जानते हैं, उसके अंदर हम फिज़िक्स डालने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे पास एलिप्स के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो सकें। यानी कि हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आ जाए, या वो पैरामीटर्स आ जाएं जो हम किसी भी प्लैनेट्स के लिए मालूम कर सकें। ठीक है, और
और वो एक दफ़ा हमें मालूम हो जाएंगे तो हमें उस प्लानिटरी ऑर्बिट के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाएंगी। ठीक है, अभी तो हमने कह दिया कि ये ए जो है वो मेजर एक्सिस है, बी माइनर एक्सिस है, सो वॉट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, अभी हमारी कैलकुलेशन जो हमें बता रही हैं वो तो बेसिकली डिपेंड कर रही हैं एंगुलर मोमेंटम पे, रिड्यूस मास पे, के पे। तो हमें इन तमाम चीज़ों को इन टर्म्स ऑफ नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट लिखना है जो हम जानते हैं। तो हमने कहा, हमने जैसे अल्फा को आइडेंटिफाई किया था एल स्क्वायर ओवर म्यू के, और एप्सिलॉन जो था वो हमारे पास स्क्वायर रूट 1 + 2 E एल स्क्वायर ओवर म्यू के स्क्वायर था। तो चूंकि ये यहाँ एप्सिलॉन का स्क्वायर है तो ये चीज़, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हट गया, अब ये चीज़ बची है। ठीक है, अब देखिए जब हमने इसको खोला तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो माइनस अंदर चला गया। अब ये एल स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, आप उठा के नीचे ले आइए, तो ये कट कटा के बराबर हो जाएगा -k/2 ई के, जिसको कि मैं जो एब्सोल्यूट वैल्यूज में मैं लिख सकता हूँ, तो k/2 टू टाइम्स एब्सोल्यूट ई। तो ये माइनस जो है वो इस ई के अंदर, इन एब्सोल्यूट्स के अंदर, वैल्यूज के अंदर छुपा हुआ है। इसी तरह बी जो हमारा मेजर एक्स, सॉरी माइनर एक्सिस है, वो लिखी जा सकती है अल्फा ओवर स्क्वायर रूट 1 - एप्सिलॉन स्क्वायर। तो अगेन हमने अल्फा की वैल्यू डाल दी क्योंकि एल स्क्वायर ओवर म्यू के बराबर है, और स्क्वायर रूट 1 माइनस आ गया, तो अगेन 1 से 1 कैंसिल होगा, और हमारे पास एल स्क्वायर ओवर म्यू के ओवर स्क्वायर रूट -2 ई एल स्क्वायर ओवर म्यू के स्क्वायर बचेगा। अब हम इसके अंदर फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, और वो ये कि यहाँ से अगर फर्स्ट करें हमने एल स्क्वायर बाहर निकाला, तो एल स्क्वायर बाहर निकलेगा तो एल के तौर पर निकलेगा। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो एक एल इसमें से कट जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो म्यू के स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, इसको अगर हम नीचे लाएं और स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं तो ये म्यू स्क्वायर के स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, और जब ये इधर आएगा तो ये म्यू, यहाँ म्यू स्क्वायर है, यहाँ म्यू है, तो एक म्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास b बराबर आ जाएगा एल ओवर स्क्वायर रूट -2 म्यू ई के। तो अगेन हम इस माइनस को एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ई में छुपा देंगे। तो ये याद है, ये क्वेश्चन 11 है, ये हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे कि बी लिखा जा सकता है एंगुलर मोमेंटम एल ओवर स्क्वायर रूट 2 म्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई, और ए लिखा जा सकता है इस तरह कि ए इज इक्वल टू के ओवर 2 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई। तो ये सारी आपकी जो किताब है उसमें ये इक्वेशन उसने ड्राइव किए हैं और रादर लिख दिए हैं। तो मैंने ये सारे स्टेप्स आपके सामने कर दिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कैलकुलेशन होती कैसे हैं। अच्छा, अब जैसे अभी हमने देखा कि ये हमने शुरू में देखा कि आर मिन कैसे आता था, जब हम कॉस थीटा की जगह 0 लिख देते थे, तो जीरो थीटा 0 लिखते थे तो कॉस 0 1 हो जाता था। तो ये इस तरह लिखा जा सकता है, तो अल्फा ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन हमें आर मिन लिखा था। ठीक है, अब हम क्या ऐसे करें कि 1 माइनस एप्सिलॉन से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये अल्फा टाइम्स 1 माइनस ई ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर आ जाएगा, और ये पूरी चीज़ जो है वो ए के बराबर है। तो हम आर मेन को इन टर्म्स ऑफ ए टाइम्स 1 माइनस ई लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आर मेन है, उसको हमने इन टर्म्स ऑफ मेजर एक्सेस, यानी कि हाफ ऑफ मेजर एक्सेस लिख दिया, और टाइम्स 1 माइनस दी एक्सेंट्रिसिटी। इसी तरह जो हमारे पास आर मैक्स है, जो आपको याद है, वो हमने थीटा को माइनस को पाई लिया था, तो कॉस कॉस पाई माइनस हो गया था, तो ये माइनस साइन यहाँ से आया था, तो आर मैक्स इसको भी हम यहाँ पे क्या करें, आपकी दफ़ा हम 1 प्लस एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो जब हम करेंगे तो अगेन ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर से अल्फा ओवर 1 माइनस ई एप्सिलॉन स्क्वायर हो गया, तो ए टाइम्स 1 प्लस एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, तो आर मेन हमने ऐसा लिख दिया, और आर मैक्स ऐसा, यानी कि हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं। तो आर मेन लिखा जा सकता है, या तो हम उसको मेजर एक्सिस के फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि हाफ मेजर एक्सिस की ए टाइम्स 1 माइनस एप्सिलॉन, या अल्फा ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन, और आर मैक्स को लिख सकते हैं ए टाइम्स 1 प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू अल्फा ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, ये सारे जो फॉर्मूले हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेकार नहीं जाएंगे, ये आगे कि हम इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट्स वगैरह निकालेंगे या कैपलस लॉ हम अभी ड्राइव करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे करने के बाद हम कहते हैं कि नाउ लेट अस फाइंड द पीरियड फॉर इलिप्टिक मोशन। ठीक है, फर्ज करें कि कोई भी एक ऑर्बिट है, कोई भी एक प्लैनेट है, वो सन के अबाउट मूव कर रहा है, और उसका इलिप्टिक मोशन है, ये बात हम जानते हैं। तो
उसके लिए हम पीरियड, उनके वो क्या उसका टोटल टाइम कितना लगे लगाता है वो एक पूरा कोटेशन मुकम्मल करने में, वो हम कैलकुलेट करें। और उसको चूंकि वो उसका मोशन इलेक्ट्रिकल मोशन है, तो हमें उसको जो जो कि इलेक्ट्रिक जो अ, वो पैरामीटर जो कि इलिप्स के साथ मुताल्लिक हैं, उससे रिलेट करते हैं, उनकी टर्म्स में हमें उसका टाइम मालूम करना पड़ेगा, पीरियड मालूम करना पड़ेगा। और एक दफ़ा हमें अगर वो मालूम हो जाए तो फिर उनको हम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रिड्यूस मास और के जो हमने निकाला है उसकी फॉर्म में लिख सकें। तो याद रहे कि जो एरियल वेलोसिटी थी वो डी ए ओवर डी टी लिख के जा सकती है, जो कि बराबर है एल ओवर टू म्यू के। तो उसको ज़रा सा चेंज करें तो हम यहाँ से डी टी इक्वल्स टू, क्योंकि हमें पीरियड निकालना है ना जो कि टी है, राइट, डी टी इक्वल्स टू टू म्यू ओवर एल टाइम्स डी ए। ठीक है, वेयर ए द एंटायर एरिया ऑफ द इलिप्स is swept out in one complete period। तो जो वो एरिया, टोटल एरिया जो प्लैनेट अपने पूरे इलेक्ट्रिकल मोशन में कवर करेगा, तो वो बेसिकली जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा। तो हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, जीरो टू टाउ, टाउ इज द कंप्लीट टाइम, राइट, ये इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। म्यू और एल कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो जीरो टू ए, ये इसका जो है वो कंप्लीट एरिया होगा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर टाउ इक्वल टू टू म्यू ओवर एल टाइम्स ए आ गया। ठीक है, और एरिया ऑफ द एलिप्स जो है वो बराबर होता है पाई टाइम्स ए बी। अगेन आप ए को जानते हैं, ए जो है वो हमारे पास हाफ मेजर एक्सिस है और बी जो है वो हाफ माइनर एक्सिस है। ठीक है, इसका मतलब है, और एक बात, दूसरी बात ये कि हमने यहाँ पे पहले से निकाला हुआ है कि ए बराबर है के ओवर टू, टू टाइम्स एप्सिलॉन ई, एब्सोल्यूट ई के, और बी को निकाला हुआ है हमने एल टाइम एल ओवर स्क्वायर रूट टू म्यू एब्सोल्यूट ई। तो वो वैल्यूज हम उठा के ए और बी की जगह पर रख देंगे, जैसे कि ये हमने यहाँ पे किया कि टाउ बराबर है टू म्यू ओवर एल। ठीक है, ये हमने निकाला, तो ये पूरा क्या आ गया, एरिया आ गया। और ये पूरा एरिया है, एरिया बराबर है पाई टाइम्स ए और ये बी, तो ये ए है ये बी है। तो ज़रा सी हम सिंप्लीफिकेशन करें, तो जो पीरियड है वो बराबर है पाई टाइम्स के स्क्वायर रूट न्यू ओवर टू, और जो एब्सोल्यूट एनर्जी है ऑफ द ऑर्बिट उसका -3/2। तो ये हमने यहाँ देखा कि इसकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि टाउ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर एनर्जी कम होगी तो टाउ ज़्यादा होगा, और अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो टाउ कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये म्यू और के कॉन्स्टेंट्स हैं। अच्छा, तो ये एक बहरहाल इक्वेशन है, ये हमारे कभी काम आएगी, राइट। लेकिन हम जिसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वो बेसिकली कैपलर्स लॉ है। वो उसको ड्राइव करने के लिए हमें ज़रा सी कुछ और कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। तो यहाँ बस इक्वेशन 10 और 11 है जो कि हमने इस तरह लिखी थी, बी इक्वल टू अल्फा ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। अच्छा, अब फर्स्ट करें कि मैं इसको स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर ओवर वन माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और एक अल्फा को मैं अलहदा कर दूँ तो अल्फा ओवर वन माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर हो गया। तो ये लिखा जा सकता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ए, यानी कि बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अल्फा ए। ठीक है, ये भी आप देखें हमारी किताब में डायरेक्ट लिख दिया है, कि मैंने आपको स्टेप कर दिया कि आगे आप कैसे करेंगे। तो अगेन वही जो अभी हमने इक्वेशन 15 देखी कि टाउ इक्वल्स टू, यानी कि टोटल पीरियड इज इक्वल टू टू म्यू ओवर एल टाइम्स ए। ठीक है, और हमने ए हमें पता ही है, ठीक, और बी को हमने ज़रा सा एक नए अंदाज में लिख दिया है। वो जो हमने यहाँ इक्वेशन 17 में बी निकाला है, हम अब की दफ़ा ये इस्तेमाल करते हैं। हम एनर्जी के बजाय इसको मेजर एक्सिस की जो फॉर्म है उसमें लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप देखें कि ये तो कांस्टेंट आ गया, और ये पूरा एरिया लिखा हुआ है, राइट, एरिया ऑफ एलिप्स पाई टाइम्स ए टाइम्स बी। तो पाई ये आ गया, ए इधर आ गया, और ये बी आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसको स्क्वायर कर दें क्वेश्चन 18 को, तो ये टाउ स्क्वायर इक्वल टू फोर म्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर टाइम्स पाई स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्क्वायर आपने किया तो ए यहाँ से आया, और ये इसका ये ए स्क्वायर हो गया, और एक स्क्वायर रूट से हटेगा तो एक ए इसके साथ मिलकर एक क्यूब बना देगा, और ये हमारे पास पाई स्क्वायर हो गया और ये अल्फा आ गया। तो टाओ
स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर पाई स्क्वायर टाइम अल्फा ए क्यूब। अच्छा, अल्फा की वैल्यू हमें हमें मालूम है, जो हमने यहाँ पे चूज की हुई है, जो बराबर है एल स्क्वायर ओवर म्यू के, वो हमने यहाँ पर डाल दी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ चीज़ें कटेंगी। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर चला गया, एक म्यू स्क्वायर था, यहाँ म्यू से वो कैंसिल हो गया, तो वहाँ बस 4 पाई स्क्वायर म्यू ओवर के आ गया टाइम्स ए क्यूब। ठीक है। एंड ये हमें क्या बता रही है ट्वेंटी, ये बता रही है द स्क्वायर ऑफ द पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिक ऑर्बिट एंड दिस इज द कैपलर्स थर्ड लॉ। ये कैपलर्स का थर्ड लॉ है कि जो हमारे पास ऑर्बिट है उसका स्क्वायर वो प्रोपोर्शनल है, यानी कि वो ये कहता है कि ऑर्बिट का स्क्वायर प्रोपोर्शनल है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, एक क्यूब। ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द कैपलर्स थर्ड लॉ। अच्छा, एक चीज आपको बहुत ऑब्वियसली दिखाई देगी कि ये जो पूरी चीज है दिस इज कॉल्ड एज कैपलर्स कांस्टेंट 4 पाई स्क्वायर न्यू ओवर के। ठीक है। क्योंकि उस वक्त तक लोग प्लैनेट्स के मैसेज के बारे में इतने ज़्यादा श्योर नहीं थे, तो कैपलर्स का शुरू में ख्याल ये था कि ये पूरी चीज़ एक कांस्टेंट होगी, राइट, यानी कि वी कैन राइट इट एज टाउ स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स ए क्यूब, राइट। लेकिन हमें मालूम है कि देखिए पाई और 4 तो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन म्यू इज द रिड्यूस मास। ठीक है। और अब रिड्यूस मास आपको मालूम है वो बराबर होता है m1 टाइम्स m2 ओवर m1 प्लस m2 के। अब अगर फर्ज करें मैं m2 को मैं सूरज का मास यानी कि मैं सन का मास समझ लूँ कि m2 रिप्रेजेंट द सन मास, तो m1 जो होगा वो उस ऑर्बिट का उस प्लैनेट का मास होगा जो कि सूरज के गिर्द घूम रहा है। अब जो प्लैनेट्स हैं उनके डिफरेंट मैसेज हैं। ठीक है। अर्थ का मैस अलग है, वीनस का अलग है, मार्स का अलग है, एंड सो ऑन। तो उससे ये रिड्यूस मैस की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इसकी वजह से ये जो चीज़ हम कांस्टेंट समझ रहे हैं ये एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं होगी, ये वेरी कर सकती है। ठीक है। लेकिन ये ख्याल रहे कि सूरज का मैस बाकी प्लैनेट्स के मैस के बारे में मुकाबले में बहुत बड़ा है। जिसमें एक जुपिटर है जो कि वाकईतन आप कह सकते हैं कि नॉट एग्जैक्टली बट सूरज की टक्कर का है। सूरज तो खैर भारत बहुत बड़ा है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले में जुपिटर बहुत बड़ा है। तो उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम जुपिटर का के लिए हम ऑर्बिट निकालें तो वो वाकईतन बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा जो कि कैपलर्स ने कैलकुलेट किया है उसके मुकाबले में। लेकिन अर्थ है, वीनस है, मार्स है, उनके मैस सूरज के मुकाबले में नेग्लिजिबल हैं। यानी कि 100 ज़मीनों का मैस मिलके जो है वो सूरज का मैस बनता है। तो ऐसी सूरत में अर्थ का मैस होना ना होना तकरीबन बराबर हो जाएगा। तो उसमें उस सूरत में म्यू प्लैनेट टू प्लैनेट इतना चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम अभी आगे चल के देखेंगे तो वो सारा मैस घूम फिर के सूरज का मैस ही बन रहा होगा। ठीक है। तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जुपिटर जो कि बहुत मैसिव है बाकी प्लैनेट के मुकाबले में, और हम यहाँ देख रहे हैं कि वहाँ m1 टाइम्स m2 हो रहा है, तो म्यू की वैल्यू काफ़ी हद तक चेंज हो सकती है और ये कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसको हम मज़ीद देख सकते हैं इस तरीके से कि जो जो मैंने यहाँ पे देखिए लिख भी दिया, जो मैं आपसे कह रहा था कि इनफैक्ट कैपलर्स एक्चुअली कंक्लूडेड दैट square of the periods of the planet were proportional to the cube of the major axis of their orbit with the same proportionality constant. Let's call it C for all planets, which approximately correct. As stated before, the reduced mass mu is different for different sun planet system. But remember that since mass of the sun is so larger than the mass of the solar system planets, except Jupiter, that the mass of the sun dominates the reduced mass formula. इसके अंदर भी मैंने यहाँ पे किया। अब मैं इसको फर्दर आपको करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से कि जुपिटर के अलावा अगर कोई और प्लैनेट का हम एस कंसिडर करेंगे तो वो इतना बड़ा फर्क नहीं करेगा। देखिए ये हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, राइट। तो इस पूरी चीज़ को मैं कांस्टेंट मान के माइनस के ओवर आर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेरे पास इक्वेशन 20 है वो क्या कहती है, टाउ स्क्वायर
इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। और म्यू, म्यू यहाँ आ गया, और ये और ये हमारे पास क्या आ गया, के स्क्वायर, ये हमारे पास के है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपकी आसानी के लिए इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। देखिए, ये चीज, ये क्वेश्चन ऐसे लिखी हुई थी कि टाउ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर म्यू ओवर के टाइम्स ए क्यू, ये लिखी हुई थी। तो देखिए, ये 4 पाई स्क्वायर आ गया, ये म्यू आ गया, दिस इज म्यू, ये पूरा म्यू हो गया, M1 M2 ओवर M1 प्लस M2। और के यहाँ से आ गया, जी M1 जी टाइम M1 M2, ठीक है, और ये ए क्यूब आ गया। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये यहाँ पे M1 से M1 M2 यहाँ से कैंसिल हो गए, जी बाहर निकल गया, तो 4 पाई स्क्वायर ओवर जी टाइम्स M1 प्लस M2 टाइम्स ए क्यूब आ गया। अब आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली आपको अंदाजा हो रहा है कि अगर M1 को मैं प्लैनेट का मैस मान लूँ और M2 को मैं सूरज का मैस मान लूँ, तो आपको ये क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि M1 के मुकाबले में M2 इतना बड़ा है। यानी कि अगर आपके पास 100 लिखा हुआ और यहाँ पर अगर फर्ज करें, लेट्स कॉल इट, अगर 1 लिखा हो या 0.1 लिखा हो, 0.2 लिखा हो, तो वो 100 और 1, आप 100 और 101 कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोर और लेस आपकी वैल्यू सेम रहेगी। और अगर हम M1 को M2 के मुकाबले में निगलेक्ट ही कर दें तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ओवर जी टाइम्स M2 के। तो अब आप देखें कि 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M2 इज द मास ऑफ द सन। तो अब हम इसको वाकई में लिख सकते हैं कि टाउ स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स ए क्यूब। अब ये कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है मैस ऑफ द सन चेंज नहीं हो रहा, जी चेंज नहीं हो रहा, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली जो कैपलर्स का लॉ है वो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ द पीरियड of the orbit or the planet is proportional to the cube of the semi major axis, right? अब हम ये कह सकते हैं कि जो कैपलर्स के 3 लॉज हैं वो ये कहते हैं कि नंबर 1 है, प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिक ऑर्बिट अबाउट द सन विद द सन एट वन ऑफ द फोका। यानी कि अगर ये उनका ऑर्बिट है, ठीक है, और यहाँ हमने फर्ज करें सन को माना और यहाँ वो प्लैनेट है, ठीक है, तो ये जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे हैं। तो ये इसका फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ उसका कैपलर्स का कहता है दैट एरिया पर यूनिट टाइम स्वाइप आउट बाय अ रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट इज कांस्टेंट। यानी कि हम अगर एक एरिया यूं बनाएं कि प्लैनेट फर्ज करें यहाँ से यहाँ गया, और एक एरिया हम यूं बना लें, ठीक है, फर्ज करें कि पॉइंट P1 से P2 पे गया, और फर्ज करें कि ये पॉइंट P से पॉइंट P4 पे आया। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये P1 P2 और ये जो S है, उसके दरमियान जो एंगल, जो एरिया बन रहा है ट्राइंगल का, और जो ट्राइंगल हमारे पास P4 S और P3 के दरमियान बन रहा है, ये एरिया बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि आप देखें कि ये यहाँ पर जो है ये एरिया और ये मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल थोड़े से डिफरेंट है, एरिया बराबर है। तो ये जो चूंकि कैपलर्स लॉ ये कह रहा है कि एरिया पर यूनिट टाइम, जो इसकी एरियल वेलोसिटी है dA/dt, वो चूंकि बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इस जगह पे, यानी कि जब प्लैनेट बहुत दूर होगा तो उसकी जो आई मीन स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी, और जब वो यहाँ पहुँचेगा तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी ताकि वो सेम एरिया कवर कर सके। आप YouTube पे जाके जो है इस तरह के एक वीडियोस देख सकते हैं। मैं एक वीडियो है वो मैं इसके आखिर में आपके साथ शेयर करूँगा, तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके से प्लैनेट जब यहाँ पर होता है तो उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, राइट। और यानी कि जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है, राइट, या यानी कि वो जब एपोसेंटर पे होता है उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, और जब वो पेरी सेंटर पे होता है तो उसकी स्पीड जो स्लो डाउन हो जाती है।
और उसका थर्ड लॉ जो अभी हमने ड्राइव किया कि स्क्वायर ऑफ अ प्लैनेट्स पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द प्लैनेट्स ऑर्बिट। ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आप जो है मेजर एक्सिस की इंफॉर्मेशन, माइनर एक्सिस की इंफॉर्मेशन और एक्सेंट्रिसिटी वगैरह की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास मुख्तलिफ प्लैनेट्स के बारे में मौजूद है। और ये पेज नंबर 305 मैरियन का है, उसमें दी भी है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैंने बुक के पेजेस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, ये वो टेबल है, टेबल एट वन कि जैसे सन है, सन के अबाउट तो हम ये सारा कर ही रहे हैं। तो मरकरी का मेजर एक्सिस वो ये है, पीरियड उसका ये है, एक्सेंट्रिसिटी ये है। ठीक है। और इसी तरह वीनस है, अर्थ है। ठीक है। तो ये हम सारी चीज़ें यहाँ से जो है वो निकाल सकते हैं। और ये इसने मुख्तलिफ यूनिट्स बताए गए, इसने किस तरह से यूनिट किया। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होते हैं वो अर्थ से ज़मीन तक का फासला है, उसको हम वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जो कि इन टर्म्स ऑफ मीटर बराबर है 1.495 टेन टू पावर 11 मीटर के, या 93 टाइम्स 10 टू पावर 6 माइल्स के। अर्थ का मैस जो है वो बेसिकली हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है। और अर्थ के मैस में हम ये सारे मैसेज देखते हैं। याद रखें, अर्थ के मुकाबले में अर्थ के मुकाबले में सूरज जो है वो 3 लाख गुना, तकरीबन 3.25 लाख गुना भारी है। आप देख सकते हैं, थ्री यानी कि यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 3,32,830। ठीक है। तो ये सारे जो 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 इंफॉर्मेशन है वो प्लानिटरी जो सिस्टम है उसके बारे में है। फिर ये जो हेलिस कॉमेट है वो भी यहाँ पे सारा दिया हुआ है। ठीक। और जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने इसका जो कॉनिक सेक्शन है उसका एक अपेंडिक्स या रिव्यू मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये काफ़ी अच्छा अपेंडिक्स है, तो मैंने सोचा कि बजाय मैं आपसे कहूँ कि आप पढ़ लें, तो मैंने ऐड ही कर दिया है कि वो लोग जो थोड़ा देखना चाह रहे हैं तो आप वो देख सकते हैं कि जर्नल इक्वेशन इसकी ऐसे होती है। और फिर इन कोएफिशिएंट को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से रिलेट करते चले जाते हैं, तो हमारे पास सर्कल, पैराबोला, एलिप्स वगैरह ये सब बनते चले जाते हैं। तो इसको आप जो है वो एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ये सब चीज़ें और आसान हो जाएँ। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये एक वीडियो दिखा दूँ। ठीक है। और इसको आप देखिएगा, इसमें इसने बहुत क्विकली ये जो कैप्लर्स के तीनों लॉज हैं वो उसने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा इस LMS पे, तो आप इसको खुद से भी देख सकते हैं। आवाज़ शायद आपको ना आए क्योंकि इसकी आवाज़ थोड़ी स्लो है, तो वो आप बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ आ रहा है, आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से देख के समझ भी सकते हैं। ऑल राइट।
ऑलराइट सो सो ये मुझे कुछ इस अ, इस पूरे सेकंड कहाँ गया। ऑलराइट सो ये यही कुछ मुझे इस यूनिट के अंदर आपको आपको बता रहा था। अब चूंकि हमारे सेमेस्टर ऑफ होने को आ रहा है और सो या सो हम इससे आगे हम नहीं जा सकेंगे। बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स और लैग्रांजियन मैकेनिक्स और फिर आगे जो आपने पॉइजन ब्रैकेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं। आई होप के यू यू हैव सम फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ये कुछ चीज़ें आपके हाथ में हो तो जो अंडर ग्रेजुएट क्लासिकल मैकेनिक्स है वो आपके हाथ में बहुत हद तक आ सकती है। और आपकी इसकी अगर आप उसकी प्रैक्टिस करें और प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आप इसको काफ़ी ग्रेप हासिल कर सकते हैं। बकिया जो कि थोड़ी सी और दूसरी चीज़ें हैं, हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी है, एक्शन एंगल वेरिएबल्स हैं, इस तरह की चीज़ें वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स हैं। वो अगर आपने आगे और फिजिक्स पढ़ी और क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी तो वो शायद आप उन टेक्निक्स को भी पढ़ सकें जो कि काफ़ी काम की हैं। और वो भी टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं बेसिकली ये प्लानिटरी जो जो मोशन है उसको भी स्टडी करने में काम आती हैं। और लोगों ने उसको शुरू शुरू में एटॉमिक फिजिक्स में जो 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 इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट्स थे उनको समझने के लिए इस्तेमाल किया। वो और बात है कि बाद में पता चला कि वो इस तरीके से काम नहीं कर रही हैं। लेकिन जो हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी है वो बहुत हद तक हमें आइडिया फराहम कर देती है श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए। अ, मेरे पास फ़िलहाल वक्त नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन बाद में अगर कभी आपने कोई ऐसे सेक्शन वगैरह रखा तो मैं शायद आपको पहले तो हैमिल्टन जैकोबी के बारे में मैं बता सकूं। और ये आप ये देखिएगा कि पार्टिकल्स और वेव्स के जो आइडियाज़ थे वो पहले से क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर मौजूद थे। और वहाँ पर इस तरह के आइडियाज़ को लोगों ने जो है वो आप समझें कि हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी के ज़रिए से इस्तेमाल करते हुए हम श्रोडिंगर इक्वेशन की तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। वो और बात है कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो ड्राइव नहीं की जाती। ये ख्याल रखिएगा, ये हमारे यहाँ सवाल दिया जाता है ड्राइव श्रोडिंगर इक्वेशन विच इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस, क्योंकि खुद श्रोडिंगर ने जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन ड्राइव नहीं की थी। इट वॉज अ प्योर गैस। और बेसिकली उसने दो इक्वेशन ड्राइव की थी। एक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन थी और जो कि हम बाद में जाके हम उसको क्लैन गॉर्डन इक्वेशन का नाम बन गया, क्योंकि श्रोडिंगर ने उसको चूंकि पुश नहीं किया तो बाद में क्लाइन एंड गॉर्डन ने इंडिपेंडेंटली उनको दरियाफ्त किया था, क्योंकि वो रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस थी। और वो उनके कुछ शुरू के ऐसे मसाइल थे जिस वजह से वो एक तरफ हो गई थी। और श्रोडिंगर की फिर ये इक्वेशन जो थी जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल थी। और और दूसरा ये कि आप उसको इमीडिएटली लगा सकते थे और उसने वो लगाकर हमें बेसिकली हाइड्रोजन एटम को के ऊपर उसने वो इक्वेशन इस्तेमाल की। और वो इस्तेमाल करके उसने हाइड्रोजन एटम सॉल्व किया। और वो जो कि सॉल्व करने के बाद जो उसकी प्रोडिक्शंस थी वो एग्जैक्टली जो 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 एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस थे, जो जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी उनके साथ चूँकि मैच कर रही थी, तो वो श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे सामने जो है वो एक एज ए विनर इक्वेशन के तौर पे सामने आ गई। लेकिन याद रखिएगा कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो बेसिकली कुछ भी नहीं है। वो सवाए इसके कि वो हैमिल्टोनियन जो है वो इक्वेशन लिखी हुई है इस तरीके से, द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। और अब हमें पता है कि हैमिल्टोनियन बराबर होता है पी स्क्वायर, यानी कि हैमिल्टोनियन इज नथिंग बट पी स्क्वायर ओवर टू एम प्लस वी के। तो यहाँ पर भी हमने सिर्फ हैमिल्टोनियन को पी स्क्वायर और पी स्क्वायर ओवर टू एम प्लस वी से ही हम रिप्लेस करेंगे। बस इतना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स में हर फिजिकल चीज़ को कैलकुलेट को ऑब्जर्व कर या कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो जो मोमेंटम है, फॉर एग्जांपल
अगर हम फर्स्ट करें एक्स डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो वो माइनस आई एच का पार्शल ओवर पार्शल एक्स के जरिए से मालूम की जाती है। इसी तरह पी वाई होगा तो वो माइनस आई आई एच का पार्शल बाय पार्शल वाई होगा, और पी जेड जो होगा वो माइनस आई एच पार्शल बाय पार्शल जेड होगा। तो जब मैं इसको उठा के यहाँ पे पुट करूँगा तो ये माइनस एच का स्क्वायर ओवर टू एम, तो ये टू एम यहाँ से आ रहा है, और डेल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये तीन आ रहे होंगे ना, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो ये आ गया, और ये साई पे ऑपरेट हो रहा है, और प्लस वी टाइम्स साई। और एनर्जी को और मतलब एनर्जी के लिए भी हमारे पास ऑपरेटर होता है जो कि लिखा जाता है E इज इक्वल टू आई एच कट पार्शल बाय पार्शल टी। तो वो मैंने यहाँ लगा दिया, तो आई एच कट पार्शल बाय पार्शल टी, और ये साइड पे ऑपरेट हो रहा है। तो ये एग्जैक्टली हैमिल्टोनियन इक्वेशन ही लिखी हुई है, जो कि हमारे श्रोडिंगर इक्वेशन है, बट क्वांटम मैकेनिकल फॉर्म में। इस वजह से हमारे लिए हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स को पढ़ना ज़रूरी होता है। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो आपका वास्ता हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म से दोबारा पड़ता है। ठीक है। तो फिर ये मैंने से बस आपको इसलिए चीज़ बता दी क्योंकि अगले सेमेस्टर में आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तो जो कुछ आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है उसकी थोड़ी सी ट्रांजिशन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। तो और बात है कि क्वांटम मैकेनिक्स को ठीक से समझने के लिए आपको एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट को आपको समझनी पड़ेंगी, जैसे जंग का बस एक एक्सपेरिमेंट है। आई होप कि जो टीचर आपको पढ़ाएगा तो वो कम से कम वहाँ से शुरू करे ताकि आपको क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक मसाइल का पता चले कि क्यों क्लासिकल फिजिक्स वहाँ कम्प्लीटली फेल हो जाती है और आपको बिल्कुल नए आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये फॉर्मलिज्म तो अपनी जगह पे सेम है, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें आइडियाज़ हैं यानी कि साय क्या चीज़ होगा, और जैसे पी एक्स को आपने इस तरह रिप्लेस किया, तो ये सब क्वांटम मैकेनिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो आप अगले सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स में करेंगे। तो फिलहाल क्लासिकल मैकेनिक्स के हद तक अभी इतना ही। तो ऑलराइट, सो विश यू गुड लक।